अब तक 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है और 2 चरण के चुनाव शेष हैं और ऐसे में पीएम मोदी अपनी रैली और जनसभा की रफ्तार और तेज कर चुके हैं। आखिरी बचे 2 चरण के लिए पीएम मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो आधी आबादी को साधने की पूरी रणनीति पर काम करेंगे। नॉमिनेशन के बाद पीएम मोदी का ये पहला काशी दौरा है। पीएम मोदी 2 दिन वाराणसी में रहेंगे और चुनाव के अभियान को धार देंगे और इस दौरान वो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे। बीजेपी के मुताबिक हर बूथ से 10-10 महिलाएं कार्यक्रम में जुड़ेंगी और पीएम मोदी का अभिवादन भी करेंगी। वहीं कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी काशी में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इसी पर आपको विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है दिल्ली में एक बार फिर मोदी सरकार शपथ लेने जा रही है। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। इसमें भी हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का उत्साह बहुत अधिक देख रहा हूं। गंगा पुत्र काशी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ की धरती से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वो काशी से पूर्वांचल तक संदेश देने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। पीएम मोदी का कल वाराणसी दौरा है। 2 दिन वाराणसी में रहेंगे पीएम मोदी। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। हर बूथ से 10 महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। नारी शक्ति की बात करने वाले पीएम मोदी आधी आबादी को साधने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है 5वें चरण के मतदान के साथ ही वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं बीजेपी हार रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो। जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लोकतंत्र में सियासी दलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने अपने दावे जनता के सामने रखें, लेकिन किसके दावे में दम है और किसके दावे में भ्रम, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के सबसे अहम 5वें चरण के लिए आज वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हुए इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के सामने है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली। और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि रायबरेली और अमेठी में उनके प्रत्याशी की जीत होगी, तो बीजेपी कह रही है कि इस बार अमेठी के साथ रायबरेली में भी कमल खिलेगा। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कि किसके दावे में कितना दम और आज मतदान के दिन क्या रहे सटीक। लोकसभा चुनाव का सबसे
चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज राजनेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की अपील करते नजर आए। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार का नीचे से सूचनाएं मिल रही हैं और हमारे काम के प्रति लोगों का विश्वास है, मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस चरण की 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों वरिष्ठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का हमारी सरकार का काम है और हमारे नेताओं का स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते लोगों से संवाद, संपर्क, आत्मीयता, उनकी उपस्थिति जनता के बीच में लगातार बनी हुई है। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में रायबरेली से राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट के लिए मतदान होगा। कैसरगंज की सीट पर ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण की परीक्षा है। तो वहीं फतेहपुर से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति ने 400 पार सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। मैं अपने 49 लोकसभा फतेहपुर के मतदाताओं से भी अपील करती हूँ, निकलिए। यदि मैंने जिले में काम किया हो तो अपने मत का प्रयोग करके दोबारा मुझे वहाँ से चुने। एक तरफ अखिलेश यादव भी आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं पार्टी पर। ये अखिलेश यादव की मानसिकता दर्शाती है कि इनके यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है। केजरीवाल के घर में महिला को पीटा गया, जो राज्यसभा सांसद है, महिला आयोग की सदस्य रही है। ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में तो उनको बड़ा भरोसा है कि उनसे बड़ी जीत आपको मिलेगी। ये उनकी मेहनत, उनकी 30 साल की मेहनत है, तो जो मुझे आज आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अभी ये पिताजी का ये कहना है कि क्षेत्र में आप क्षेत्र के लोगों से अधिक कनेक्ट हैं। हाँ, मैं एक बेटे की तरह सबके बीच में हूँ, एक परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच में हूँ। ये मेरा परिवार है। पांचवें चरण की सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी के सामने सियासत की विरासत को बचाने की चुनौती है, तो स्मृति ईरानी के सामने अमेठी सीट बचाने का प्रेशर, क्योंकि सबकी नजर खासकर इन्हीं दोनों सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावों के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए धन बल का इस्तेमाल, ड्रग्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब तक कुल 8,879 करोड़ के कैश और ड्रग्स जब्त किए हैं। वो भी तब जब अभी चुनाव के 2 चरण बाकी हैं। आयोग के मुताबिक 8,889 करोड़ की जब्ती में 45% ड्रग्स है, जबकि बाकी कैश है। आयोग के मुताबिक जल्द ही ये आंकड़ा 9,000 को पार कर जाएगा। अभी तक जितनी जब्ती हुई है वही अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बात गुजरात की अगर की जाए तो बीते 2 महीने में यहां से 1,461 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है, जिसमें कैश और ड्रग्स शामिल है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यहां एजेंसियों ने 1,133 करोड़ से ज्यादा की कैश और ड्रग्स बरामद किए हैं। वहीं पंजाब में भी चुनाव के दौरान 734 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो यहां पर 685 करोड़ से ज्यादा के कैश और ड्रग्स बरामद हुए हैं। और दिल्ली में चुनाव के दौरान अब तक 653 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है, वो भी तब जब आखिर के 2 चरण के चुनाव अब भी बाकी हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रूप्स और अलर्ट पुलिस नेटवर्क की वजह से ये बड़ा कंसाइनमेंट हमें हाथ लगा। चुनाव में वोटरों को लुभाने की कोशिश, ड्रग्स और शराब खपाने की साजिश पर जांच एजेंसियों ने अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक किया है। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से पिछले 2 महीनों में जांच एजेंसियों ने देश भर से करीब 9,000 करोड़ रुपए के अवैध सामान जब्त किए हैं।
जो कि पिछले चुनाव 2019 की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा हैं। तेलंगाना में 114 करोड़ 3 लाख रुपए कैश बरामद हुए। कर्नाटक में 92 करोड़ 3 लाख रुपए कैश बरामद हुए। दिल्ली में चेकिंग के दौरान 90 करोड़ 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई। आंध्र प्रदेश में 85 करोड़ 3 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। तो वहीं महाराष्ट्र में 75 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मादक पदार्थ और कैश बांटने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। जांच एजेंसियों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती चीजें जब्त की हैं। ये राशि 2019 के आम चुनाव में की गई कुल जब्ती से 2.5 गुना ज्यादा है। उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में बरामदगी की राशि और बढ़ सकती है। इलेक्शंस के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल होता है एज ए इंड्यूसमेंट ड्रग या इंड्यूसमेंट गुड, तो उसमें भी रोकथाम करने की नियत से और उसी गर्ज से जो है पुलिस के जो एक्टिविटीज है उसमें इजाफा हुआ है और उसी के चलते जो है अलर्ट ट्रूप्स और अलर्ट पुलिस नेटवर्क की वजह से ये बड़ा कंसाइनमेंट हमें हाथ लगा है। इसमें फ्रंट ड्राइवर की सीट और को ड्राइवर बगल की जो सीट है उसके नीचे स्कीम बनाकर पैक करके 1 करोड़ 3 लाख रुपए कैश और 4 किलो चांदी थी। और कहां से ले जा रहे थे, क्या उद्देश्य, आचार संहिता में इतनी भारी मात्रा में कैश ले जा रहे थे, इसकी सूचना प्रत्यक्ष से इनकम टैक्स विभाग को भी दी जाएगी। चाहे दिल्ली हो या पंजाब, रांची हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह वोटरों को लुभाने के लिए धन बल के इस्तेमाल की कोशिश हुई, लेकिन चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों ने सफेद पोशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब जरा इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। झारखंड के रांची में मंत्री के करीबी के घर में रेड में करीब 40 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में प्राइवेट बस से कैश बरामद हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर और जम्मू कश्मीर के बारामूला से भी आई। यहाँ कैश के साथ ड्रग्स भी बरामद हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले कुछ सालों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में बड़ी तादाद में जब्ती की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले महीने आम चुनावों का ऐलान करते वक्त धन बल को प्रमुख चैलेंज बताया था। आयोग का कहना है कि ड्रग्स, शराब और कैश अलग अलग स्तर पर चुनावों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन पर निगरानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी पूजा करते दिखे। राहुल गांधी ने चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। राम मंदिर का विरोध करने वाले 2 लड़के अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। राहुल गांधी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और रायबरेली की जनता को हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं। लेकिन उनका विरोध तब शुरू हो गया जब संकट मोचक की मंदिर से बाहर जब वो निकले। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राम विरोधियों को निशाने पर लिया और साफ शब्दों में कह दिया कि जिसने राम को नकारा, जनता उसे नकारने वाली है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? क्या मंदिर मंदिर हिंदू वोट बैंक के लिए भ्रमण किया जा रहा है, या फिर राहुल गांधी की मंदिर में पूजा बहुसंख्यकों के बीच मैसेज देने के लिए है? क्योंकि वायनाड के बाद जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वोटिंग के बीच हनुमान मंदिर में पूजा करने चले गए, लेकिन इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के लिए रायबरेली जीतना उतना ही जरूरी है जितना बीजेपी के लिए तीसरी बार मोदी सरकार का बनना। ऐसे में राम मंदिर का विरोध कर चुके राहुल गांधी संकट मोचक की शरण में हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इस क्षणिक पूजा पाठ पर सीएम योगी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे
कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम तो है ही नहीं। इन लोगों ने पहले ही कहा था और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों की राह सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ रुख कर चुकी है। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी दावा कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। राहुल के साथ मोदी जी हिंदू पर डिबेट कर लें, राहुल गांधी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। तो वहीं एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदुत्व की राह पर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कभी अखिलेश यादव के करीबी रहे स्वामी मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव सेकुलर बनने का ढोंग करते हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। अखिलेश यादव जी वो बीजेपी की ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं सॉफ्ट हिंदू हूं। और सॉफ्ट हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। यानी चुनाव के आखिरी बचे 2 चरण में अब लड़ाई हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ चुकी है, जिसकी झलक रायबरेली में दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।